हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान नियम 1872 के अंतर्गत आज हम स्वीकृति या प्रतिग्रहण के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे स्थापना किया गया है उस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति प्रकट कर देता है तब प्रस्ताव प्रतिग्रहित हुआ माना जाता है। प्रस्ताव प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन या प्रतिज्ञा बन जाता है। प्रतिज्ञा करने वाला प्रतिज्ञाकर्ता एवं प्रतिग्रहण करने वाला प्रतिग्रहीता कहलाता है। इसके आवश्यक तत्व तो पहला आवश्यक तत्व है प्रतिग्रहण की संसूचना। प्रतिग्रहण की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि सहमति संज्ञापित होना चाहिए। धारा 3 के अनुसार भी प्रतिग्रहीता का आशय स्पष्ट होना चाहिए। धारा 9 के अनुसार प्रतिग्रहण की संसूचना अभिव्यक्त या विवेचित हो सकती है। अभिव्यक्त का अभिप्राय शब्दों के द्वारा, ये शब्द लिखित या मौखिक हो सकते हैं, मुंह से बोलकर, शब्दों के द्वारा, पत्र के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा इत्यादि। विवेचित का तात्पर्य शब्दों से अन्यथा इशारों से, संकेतों से, किसी आचरण के द्वारा या कार्य के द्वारा। प्रतिग्रहण किसी बाह्य कार्य द्वारा प्रकट होना चाहिए ताकि मन का आशय स्पष्ट हो सके। मन ही मन में किया गया प्रतिग्रहण पर्याप्त नहीं है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल केडिया AIR 1966 के बाद में न्यायमूर्ति शाह ने कहा, केवल मस्तिष्क की दशा में कोई करार उत्पन्न नहीं होता। प्रस्ताव को स्वीकार करने का इरादा था, केवल यह आशय संविदा को जन्म नहीं देता। उस आशय का कोई न कोई बाह्य साक्ष्य मिलना चाहिए, चाहे लिखित, मौखिक या अन्य किसी कार्य द्वारा। अर्थात प्रतिग्रहण का संज्ञापन होना चाहिए, चाहे अभिव्यक्त या विवेचित या किसी अन्य विधि से। दूसरा आवश्यक तत्व है स्वीकृति की संसूचना किस व्यक्ति द्वारा दी जाएगी। तो धारा 2B में ही स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया है वह अर्थात स्वीकृति की संसूचना सदैव स्वीकृतिकर्ता के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी गई स्वीकृति की संसूचना विधि मान्य प्रभाव नहीं रखेगी। एक केस है पावेल बनाम ली 1908। इस वाद में वादी स्कूल के हेडमास्टर पद के दावेदार थे। बोर्ड ने उनका साक्षात्कार करके चयन कर लिया, परंतु बोर्ड द्वारा उसकी सूचना उनको नहीं दी गई। एक परिचित बोर्ड के सदस्य के द्वारा उन्हें चयन की सूचना दे दी गई थी। बाद में बोर्ड ने साक्षात्कार निरस्त कर दिया। वादी के द्वारा वाद दायर करने पर न्यायालय ने इस वाद को खारिज करते हुए कहा कि यह विधि मान्य संविदा का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति की संसूचना नहीं दी गई थी। प्रतिग्रहण की संसूचना किसके प्रति संज्ञापित की जाएगी। तो तीसरा आवश्यक तत्व है कि प्रतिग्रहण की संसूचना किसके प्रति संज्ञापित की जाएगी। धारा 2B में ही स्पष्ट है कि स्वीकृति की संसूचना प्रस्ताव के प्रति होनी चाहिए, अर्थात स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दी जानी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को दी गई संसूचना विधि मान्य प्रभाव नहीं रखेगी। फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले। इस वाद में वादी ने घोड़ा खरीदने का प्रस्ताव पत्र के द्वारा अपने भतीजे को दिया और यह कहा कि जब तक कोई जवाब नहीं आएगा वह घोड़ा अपना समझ ले। फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले के वाद में वादी ने घोड़ा खरीदने का प्रस्ताव पत्र के द्वारा अपने भतीजों को किया और यह कहा कि जब तक कोई जवाब नहीं आएगा तो वह घोड़ा अपना समझ लिया। भतीजे ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल नीलामी करता से यह कह दिया कि अमुक घोड़ा चाचा ले चुके हैं। बाद में वह घोड़ा भी बिक गया।
तो वाद दायर करने पर न्यायालय ने कहा है, स्वीकृति की संसूचना सदैव प्रस्तावक को या उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को की जानी चाहिए। अन्य व्यक्ति को की गई संसूचना विधि मान्य प्रभाव नहीं रखती। यदि स्वीकृतिकर्ता मौन है तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, किसी बाह्य साक्ष्य से प्रकट होनी ही चाहिए। चौथा आवश्यक तत्व है प्रतिग्रहण की संसूचना कब आवश्यक नहीं है। तो जहां प्रस्ताव में कोई शर्त निर्धारित की गई है या कोई कार्य बताया गया हो या प्रतिग्रहण का कोई ढंग बता दिया गया हो, वहां प्रतिग्रहीता को उसी ढंग पर चलना चाहिए। वहाँ प्रतिग्रहीता उसी ढंग पर चलता है एवं बताई गई शर्त को पूरा करना या बताए गए कार्य को पूरा करना प्रतिग्रहण एवं प्रतिग्रहण की संसूचना भी अलग से संसूचन करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि प्रायः सामान्य प्रस्ताव में होता है। पूर्व के कार्लिल के वाद में यह बात निर्णित है। पांचवा आवश्यक तत्व है प्रतिग्रहण की संसूचना का ढंग। यदि प्रस्ताव में कोई स्वीकृति का ढंग बताया गया है तो स्वीकृति की संसूचना उसी ढंग से होनी चाहिए। किसी दूसरे प्रकार से की गई संसूचना मान्य नहीं होगी। अमेरिका में स्थिति यह है कि अमेरिकन संविदा विधि के अंतर्गत प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में स्वीकृति करने का जो ढंग बताया है उसी ढंग से स्वीकृति की जानी चाहिए। यदि स्वीकृतिकर्ता ने बताए गए ढंग को परिवर्तित कर दिया है तो प्रस्तावक ऐसी स्वीकृति मानने के लिए बाध्य नहीं है। इलियासन बनाम हिंसा के अमेरिकन वाद में आटा खरीदने का प्रस्ताव लारी के द्वारा भेजा गया तथा प्रतिग्रहण भी लारी के द्वारा भेजने के लिए कहा, परंतु प्रतिग्रहण डाक द्वारा भेजा गया, जो लारी पहुंचने के बाद प्राप्त हुआ। वादी ने आटा खरीदने से इनकार कर दिया। वाद दायर करने पर अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वादी इनकार कर सकता है। यदि प्रस्तावक द्वारा बताए गए ढंग से प्रतिग्रहण नहीं किया जाता तो प्रस्तावक मानने के लिए बाध्य नहीं है और विधि मान्य संविदा का जन्म नहीं होगा। इंग्लैंड में स्थिति चेशायर एंड फेफूर तथा एंसन की बुक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 40 और 50 पर यह है कि इंग्लैंड में प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में प्रतिग्रहण का जो ढंग बताया है उसी ढंग से प्रतिग्रहण होना चाहिए, परंतु यदि स्वीकृतिकर्ता उससे भी ज़्यादा दूरगामी तरीके से प्रतिग्रहण संसूचित करता है तो यह विधि मान्य हो, परंतु इस परिवर्तित ढंग से प्रस्तावक को कोई हानि या क्षति नहीं होनी चाहिए। यदि प्रस्तावक को कोई क्षति या हानि होती है तो वह परिवर्तित ढंग स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में कोई शर्त लगा दिया है तो ऐसी शर्त का पालन भी होना चाहिए। भारतीय स्थिति भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में स्वीकृति करने का जो ढंग विहित किया है उसी ढंग से स्वीकृति की संसूचना की जानी चाहिए। यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में स्वीकृति करने का कोई ढंग विहित नहीं किया है तब सामान्य एवं युक्तियुक्त ढंग से प्रतिग्रहण की संसूचना की जानी चाहिए, परंतु यदि बताए गए ढंग से प्रतिग्रहण नहीं किया जाता तो ऐसा प्रतिग्रहण स्वतः अपने आप अमान्य नहीं होगा। ऐसी दशा में धारा 7 के अनुसार प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के बाद युक्त समय के भीतर प्रस्तावक को यह कहना होगा कि बताए गए ढंग से ही प्रतिग्रहण किया जाए। यदि प्रस्तावक ऐसा नहीं करता तब यह माना जाएगा कि परिवर्तित ढंग से उसे स्वीकार्य है। छठी आवश्यक तत्व है कि प्रतिग्रहण पूर्ण एवं शर्त रहित होना चाहिए। प्रतिज्ञा या वचन के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्ताव पूर्ण रूपेण बिना किसी शर्त के प्रतिग्रहित होना चाहिए। प्रस्ताव जैसा है वैसा ही
उसी रूप में ही स्वीकृत होना चाहिए। यदि शब्दों में परिवर्तन करके स्वीकार किया जाता है या किसी नई शर्त के साथ प्रस्ताव प्रतिग्रहित किया जाता है तो यह प्रस्ताव कहलाएगा। जैसा कि हाइट बनाम रेंज के वाद में निर्णित की है कि इस वाद में घर बेचने का प्रस्ताव 1000 रुपये में किया गया था। खरीदने की स्वीकृति 900 रुपये में दी गई थी। इसे स्वीकृति नहीं माना गया, प्रति प्रस्ताव माना गया। अगला है आवश्यक तथ्य 7वां कि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने के पहले होना चाहिए। प्रस्ताव जब तक विधिमान रहता है तब तक उसका प्रतिग्रहण किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव किसी कारण से विधिमान नहीं रह गया है तब उसे प्रतिग्रहित करने पर किसी संविदा का जन्म नहीं होगा। प्रस्ताव में दी गई समय सीमा समाप्त होने पर, विषय वस्तु नष्ट होने पर, स्थितियों में परिवर्तन होने पर, प्रस्तावक के पागल या अक्षम होने पर, या प्रस्ताव वापस लेने पर, या उसका विखंडन करने पर प्रस्ताव विधिमान नहीं रह जाता है। इसके पहले प्रस्ताव का प्रतिग्रहण हो जाना चाहिए। अस्थायी स्वीकृति या अनंतिम प्रतिग्रहण। जहाँ कोई प्रतिग्रहण किसी ऐसी शर्त के साथ किया जाता है कि प्रतिग्रहण अस्थायी है, इसका अंतिम अनुमोदन होना शेष है, तो अनुमोदन होने पर ही प्रतिग्रहण अंतिम होगा। ऐसी स्वीकृति को अस्थायी स्वीकृति या अनंतिम प्रतिग्रहण कहते हैं। ऐसी दशा में दोनों पक्षकार ऐसे प्रतिग्रहण से बाध्य नहीं हैं। अंतिम अनुमोदन होने से पूर्व प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है तथा प्रतिग्रहण भी निरस्त किया जा सकता है। अनुमोदन किया भी जा सकता है एवं अनुमोदन न देकर प्रतिग्रहण निरस्त किया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण सिंह AIR 1953 इस वाद में नीलामी के द्वारा शराब की दुकान बेची गई थी, जिसमें यह शर्त थी कि चीफ कमिश्नर के अनुमोदन के बाद ही अंतिम स्वीकृति मानी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि चीफ कमिश्नर के अनुमोदन के बाद ही संविदा का जन्म होगा। उसके पहले प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है, बोली वापस ली जा सकती है तथा अनुमोदन न करके स्वीकृति भी निरस्त की जा सकती है। निविदा या टेंडर का प्रतिग्रहण। निविदा या टेंडर या मूल्य सूची यह प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव का आमंत्रण है। परंतु जब टेंडर या निविदा का अनुमोदन हो जाता है तब वह एक चलत प्रस्ताव या अस्थायी प्रस्ताव हो जाता है। इसे स्वीकार करने पर संविदा का जन्म नहीं होता। इसके जितने भाग के लिए काम का आदेश जारी किया जाता है केवल उतने भाग के लिए ही संविदा का जन्म होता है। बंगाल कोल कंपनी बनाम होमी वाडिया कंपनी इस वाद में यह संविदा हुई थी कि 12 माह तक जितना कोयले की मांग की जाएगी उतने की आपूर्ति की जाएगी। कुछ माह बाद कोयला देना बंद कर दिया गया। न्यायालय ने कहा पूरे समय के लिए संविदा का जन्म नहीं हुआ था, यह एक चलत प्रस्ताव था। जितने माह तक कोयले की आपूर्ति की गई उतने समय तक ही संविदा का जन्म माना जाएगा। स्वीकृति का महत्व। बारूद से भरी हुई ट्रेन के लिए जिस प्रकार जलती हुई माचिस कार्य करती है उसी प्रकार प्रस्ताव के लिए स्वीकृति। एंसन महोदय का कथन। एक वैध संविदा के लिए विधिमान्य करार की आवश्यकता होती है तथा विधिमान्य करार विधिमान्य प्रस्ताव एवं विधिमान्य प्रतिग्रहण के द्वारा निर्मित होता है। प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण संविदा के आधार स्तंभ है। प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बिना करार तथा संविदा का जन्म हो ही नहीं सकता। जहाँ पर प्रस्तावक एवं स्वीकृतिकर्ता दोनों आमने सामने खड़े होकर मौखिक शब्दों के द्वारा प्रस्ताव एवं स्वीकृति करते हैं, वहाँ पर जब प्रस्तावक स्पष्ट रूप से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है अर्थात सुन लेता है, उसी समय वचन या प्रतिज्ञा का निर्माण होता है एवं बंधनकारी करार उत्पन्न होता है। इसके पश्चात स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता है।
डाक एवं तार की दशा में अंग्रेजी विधि में जैसे ही स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृति का पत्र या टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस को सौंप देता है, उसी समय दोनों के लिए बंधनकारी वचन का निर्माण हो जाता है। प्रस्तावक एवं स्वीकृतिकर्ता दोनों ही बाध्य हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रस्तावक अपना प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहीता अपने प्रतिग्रहण वापस नहीं ले सकता। भारतीय स्थिति भारतीय विधि में प्रस्तावक के लिए प्रतिग्रहण उसी समय पूर्ण हो जाता है जब वह भेजने की दशा में स्वीकृतिकर्ता के शक्ति के बाहर होता है। अर्थात जैसे ही स्वीकृतिकर्ता अपनी स्वीकृत अपनी शक्तियों के बाहर करता है, उसी समय प्रस्तावक के लिए वचन का निर्माण हो जाता है। जैसे ही स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति का पत्र या तार पोस्ट ऑफिस में डालता है, उसी समय प्रस्तावक के लिए वचन का निर्माण हो जाता है। अब प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को न तो वापस ले सकता है, न विखंडन कर सकता है, परंतु स्वीकृति अभी बाध्यकारी नहीं है। जब स्वीकृतिकर्ता के द्वारा भेजी गई स्वीकृति प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, तब स्वीकृतिकर्ता के लिए वचन का निर्माण होता है। अर्थात जब स्वीकृति का पत्र या टेलीग्राम प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता है, तब स्वीकृतिकर्ता के लिए बंधनकारी वचन का निर्माण होता है। अब वह अपनी स्वीकृति को न तो वापस ले सकता है और न ही विखंडन कर सकता है। टेलीफोन टेलेक्स की दशा में डाक तार का नियम लागू नहीं होता। यहाँ पर सामान्य मौखिक नियम ही लागू होता है। जब प्रस्तावक स्पष्ट रूप से स्वीकृति सुन लेता है, उसी समय दोनों के लिए बंधनकारी वचन का निर्माण होता है। इसलिए एंसन ने प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व बताया है जो बारूद से लदी हुई ट्रेन के लिए जलती हुई माचिस का होता है। बारूद से लदी हुई ट्रेन के संपर्क में जैसे ही बारूद से लदी हुई ट्रेन आती है, उसी समय विस्फोट हो जाता है। दोनों का नाम बदल जाता है और एक नया नाम सामने आ जाता है। उसी प्रकार से प्रस्ताव एवं स्वीकृति आपस में मिलते हैं और वचन का निर्माण कर देते हैं।